everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है इकोसिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। तो ये नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है ना। अब मैं इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होगा? लिविंग कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर दो टाइप का इकोसिस्टम होता है, एक तो हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम ऐसे जैसे नाम से ही पता चल रहा है नेचर ने बनाया होगा, है ना। किसने बनाया होगा? नेचर ने बनाया होगा। जैसे कि अब आपके नेचुरल इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक आ जाएगा, है ना। टेरेस्ट्रियल जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे। एक्वाटिक में कौन से आ जाएंगे? रिवर्स हो गए, पॉन्ड हो गए, ओशन हो गया, लेक हो गया, ये किसके अंदर आ जाएंगे? एक्वाटिक के अंदर आ जाएंगे। फिर आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? जो मैन ने, ह्यूमंस ने बनाया है, ऐसा इकोसिस्टम जो ह्यूमंस ने बनाया है। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा? क्रॉप्स। Hi everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है इकोसिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि भाई इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ये नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इकोसिस्टम की अगर बात कर रही हूँ तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट होगा और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब ये जो इकोसिस्टम है इसके भी टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम, है ना, जो नेचर ने बनाया होगा। दूसरा होगा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो ह्यूमंस ने बनाया है। अब नेचर वाले जो नेचर ने बनाया है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसमें भी आपका टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक आ जाएगा, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे? ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद डेजर्ट आ गए, ये सारे किसके अंदर आ गए? आपके टेरेस्ट्रियल में। एक्वाटिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिवर्स, पॉन्ड, ओशंस, लेक्स, ये सारे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला कि किसने बनाया होगा? ह्यूमंस ने बनाया होगा। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? इसके अंदर गार्डन्स आ गए, क्रॉप फील्ड्स आ गए, एक्वेरियम आ गया। आपने देखा होगा एक्वेरियम जिसमें फिशेस होती हैं, तो वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम जो ह्यूमंस ने बनाया, ठीक है। ये चीज सारी समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। अब हम बात करने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट की, ठीक है। तो बायोटिक जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट होता है। लिविंग कंपोनेंट होता है। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आ जाएगा? ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, ये किसके अंदर आ गए? आपके प्रोड्यूसर्स के अंदर आ जाते हैं। कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है ना, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जो खाना आपके प्रोड्यूसर्स ने बनाया है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, फिर सेकेंडरी आ जाता है, फिर टर्शियरी आ जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर में आपके हार्बीवोर्स आ जाएंगे। प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा? हार्बीवोर्स ही खाएंगे, है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हो जाएंगे? आपके हार्बीवोर्स हो जाएंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हो जाएंगे? आपके कार्निवोर्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स है और हार्बीवोर में आपने डियर लिख दिया, ठीक है। डियर क्या खाएगा? ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, है ना। तो इसको कौन खाएगा? इसको टाइगर या लायन खा सकता है, तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है। फिर टॉप कार्निवोर्स जो आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा बैक्टीरिया और फंजाई। जो भी डेड डिकेइंग मैटर है उसको डीकंपोज करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना, किसका काम होता है? डीकंपोजर्स का काम होता है। जैसे कि एग्जांपल आ गया बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारे क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। ये कौन से होंगे? नॉन लिविंग होंगे, ठीक है। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग यहां तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो पहला होता है प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास, है ना, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। डीकॉम्पोजिशन, है ना, डीकॉम्पोजिशन जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो भी डेड डिकेइंग मैटर है उसको तोड़ना,
दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोज कर रहे हैं उसको। एनर्जी फ्लो, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आता है। सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास का प्रोडक्शन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी होती है दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, और दूसरी क्या है, दूसरी आपकी सेकेंडरी हो जाएगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हूं, है ना, अगर मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हूं तो कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना। प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उससे क्या करेंगे, बायोमास का प्रोडक्शन करेंगे। तो कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। उसमें भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपकी दो चीजें आती है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ग्रॉस आ जाएगा जीपीपी, जीपीपी आ गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और आता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैम इसमें क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस प्राइमरी का मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस से कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, जो भी आपका बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगे, है ना। तो प्लांट के अगर आप रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दोगे तो जो आपके पास बचेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर एनपीपी को आप कैसे लिखोगे, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूं। फिर आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब बायोमास फॉर्म किसके द्वारा हो रहा है, कंज्यूमर्स के द्वारा, उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो आपके प्रोड्यूसर जो बायोमास का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल, उसमें भी जीपीपी और एनपीपी आ गया। फिर आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो आपके कंज्यूमर्स बायोमास का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन हो गया। पहला, फ्रैगमेंटेशन में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हम लोग तोड़ देते हैं जो भी आपका डेट्रिटस है ना, जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस होता क्या है, डेट्रिटस होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर लीव्स हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रैगमेंट्स में तोड़ना, उसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद कैटाबॉलिज्म में अगेन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सके। फिर ह्यूमिफिकेशन होता है, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ह्यूमस क्या है, आपका डार्क रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है जो धीरे धीरे उसको तोड़ तोड़ के आपका मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो मिनरलाइजेशन में अगेन क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का रिलीज होगा, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मैंने आपको बता ही दिया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ना। लीचिंग क्या होता है कि जो भी आपका वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो आपके सॉइल हॉरिजन में जाकर अंदर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, उसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसको जहां, मतलब अगर देखा जाए तो उसको प्लांट को एब्जॉर्ब करना चाहिए था, बट प्लांट के एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से वो अब सॉइल हॉरिजन में अंदर जाकर बैठ गया है, प्रेसिपिटेट हो गया, जिसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके डीकॉम्पोजिशन के स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो गए, ये डीकॉम्पोजिशन के स्टेप्स हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं डीकॉम्पोजिशन को। तो पहला आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर होता है केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस, कि भाई केमिकल नेचर का मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है या फिर सेलुलोज और लिग्निन ज्यादा है ना। तो अगर सेलुलोज और लिग्निन होगा तो आपका डिकम्पोजिशन का रेट कम हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है तो उसमें जो डिकम्पोजिशन है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। फिर आता है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन जो है बढ़िया से चलता है ना। अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो डिकम्पोजिशन का रेट भी आपका कम हो जाएगा। फिर आता है मॉइस्चर। वैसे तो मॉइस्चर जो है वो आपके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ाता है, ठीक है। ये जो फैक्टर है वो आपके डिकम्पोजिशन को इंक्रीज ही करेगा, बट अगर ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो ये डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल नहीं होती। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो कैसे डायरेक्शन में दिखाया हुआ है,
सन से प्रोड्यूसर्स में गया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में गया, फिर कंज्यूमर से सेकेंडरी में जाएगा, फिर यहाँ से टर्शियरी कंज्यूमर में जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये एनर्जी का फ्लो जो है वो सेम एक ही डायरेक्शन में है, इसी वजह से क्या बोला, यूनिडायरेक्शनल बोला है। और यहाँ पर ये आपका लिनमैन्स लॉ है, 10% लॉ, कि सिर्फ 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये आपका लिनमैन्स 10% लॉ है। ठीक है, अब आते हैं फूड चेन पे। फूड चेन क्या है, लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब अगर यहाँ पर ये वाला एग्जांपल आप देख रहे हो तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स आ गए, है ना, प्रोड्यूसर्स, चलो यहाँ पे ले लो प्लांट्स। ठीक है, अब इन प्लांट्स को कौन खा लेगा, चलो यहाँ पर आपने डियर लिखा, डियर को किसने खाया, लायन ने खाया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक फूड चेन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक फूड चेन हो गया। तो लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो सीधा सीधा हो रहा है, इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। दो टाइप की फूड चेन यहाँ पर बताई गई है, ग्रेजिंग फूड चेन, वैसे और भी होती है बट यहाँ पर आप अभी रिविजन करवा रहे हैं क्योंकि, तो जो और भी है उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन हो गया, है ना, और यहाँ पर डेट्रिटस फूड चेन हो गया। ग्रेजिंग फूड चेन देखोगे तो ग्रास है, फिर डियर है, फिर डियर को टाइगर खा रहा है। डेट्रिटस फूड चेन में डेड मैटर को कौन डिकम्पोज करे, डिकम्पोजर्स, तो ये आपका डेट्रिटस फूड चेन आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ेंगे, आगे फूड वेब आता है। फूड वेब का क्या मतलब होता है, जब आपके फूड चेन जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, है ना, एक फूड चेन, दूसरी फूड चेन, तीसरी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है तो क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। ठीक है, मोर स्टेबल देन सिंगल फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल्स अगर आप देखोगे तो पहला ट्रॉफिक लेवल जो है प्रोड्यूसर्स का होता है, सेकंड हर्बीवोर्स का होता है, तीसरा आपका कार्निवोर्स का होता है। अब हम बात करने वाले इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, तो यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर बनता है, पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है और पिरामिड ऑफ एनर्जी बनता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 टाइप की पिरामिड्स बन सकते हैं, अपराइट, स्पिंडल और आपका इन्वर्टेड। ठीक है, क्या क्या है एग्जाम्पल, अगर अपराइट में देखोगे तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम जो है उसका जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका पिरामिड ऑफ नंबर है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे आप देख रहे हो कि कम होता जा रहा है। यहाँ पर नंबर इतना था और यहाँ पर अब इतना ही बचा, तो नंबर जो है पिरामिड ऑफ नंबर वो है आपका इस तरीके से बनता है ना। 3 तरीके का भी बन सकता है, अपराइट हो गया, इन्वर्टेड हो गया, स्पिंडल हो गया। अपराइट किस में बनेगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और पॉन्ड इकोसिस्टम में। इन्वर्टेड पैरासिटिक फूड चेन में और ट्री इकोसिस्टम में, पैरासिटिक फूड चेन या फिर ट्री इकोसिस्टम। स्पिंडल में, ट्री इकोसिस्टम में आपका स्पिंडल बनता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास में। यहाँ पर भी आपका अपराइट भी बनता है, अपराइट और इन्वर्टेड भी बनता है। ठीक है, अपराइट और इन्वर्टेड 2 टाइप का पिरामिड बनता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये पिरामिड ऑफ बायोमास है, तो ये आपका अपराइट बना हुआ है और एक इन्वर्टेड बना हुआ है। इन्वर्टेड आपको किस में देखने को मिलेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, ये आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। इसको हमेशा ध्यान से लिखना, क्योंकि कुछ चीजें होती है जहां पर आप लगाते हो मस्ट, तो यहां पर इसका जो पिरामिड है वो हमेशा ही अपराइट होगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे कि पहले ट्रॉफिक लेवल पे इतनी एनर्जी थी, धीरे 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 यहां पर एनर्जी जो है वो कम होती गई। ये क्या दर्शा रहा है कि 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये सारे हो गए आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे, यहाँ पर ड्रॉबैक्स ये थे कि यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल पे जो आपने देखा ना, ट्रॉफिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर ये नहीं कंसिडर किया गया कि एक से ज्यादा या फिर एक स्पीशीज जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे भी जा सकती है। ठीक है, मतलब बिलोंग कर सकती है। सो सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू द 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने सिंपल चेन की बात करी है, बट यहाँ पर इन्होंने फूड वेब को अकोमोडेट नहीं किया था। साथ ही साथ यहाँ पर सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर्स, माइक्रोब, इन सबको कोई भी जगह नहीं मिली थी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, तो ये इनके ड्रॉबैक्स हो गए थे। ठीक है, आई बात समझ में। और इसी के साथ आपका ये जो प्यारा सा छोटू सा इकोलॉजी का चैप्टर है वो खत्म होता है, समाप्त होता है ना। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये वीडियो देखकर हम एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो ऐसा पहले ही बता देती हूँ, नहीं होगा ऐसा। डिस्क्लेमर है ना। अगर आपको ये चैप्टर समझना है, मतलब ये रिवीजन वाला वीडियो समझना है, तो इसके लिए पहले आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। अगर वन शॉट समझ में आ गया तो ही ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, अदरवाइज यूजफुल नहीं होगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, वन शॉट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इकोसिस्टम वाले चैप्टर का, वहां से देखो, उसके बाद ये रिवाइज करो इससे। ठीक है,
ऑल राइट, तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।